हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और किससे, एक वायर की हेल्प से निकालना। देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, केवल नीट एग्जाम ही नहीं जेई एग्जाम में भी बनते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कॉमन प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आज का लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि किस लेंथ को हम इनफाइनाइट कहेंगे। ये वर्ड हमने हमेशा सुने हैं कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता कितना है, 1 मीटर, 10 मीटर। क्या यहाँ से अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है? उसकी भी वैल्यू फिक्स है। क्या यहाँ से मून के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है? उसकी भी वैल्यू फिक्स है। आखिर इनफाइनाइट है क्या? ये जो आप ऐसे लिख देते हो सोया हुआ 8, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट? कितना होता है ये इनफाइनाइट? तो आज की क्लास में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। देखो, आज ही बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में तुम्हें असली फील मिलने वाला है कि आखिर हमने अभी तक जो इतना चीज पढ़ा, लास्ट के 13 लेक्चर्स में जितनी सारी बातें की थी, आखिर उनका यूज कहां पे करेंगे। आज हम यूज करने जा रहे हैं वो सारे लॉजिक्स। अब तुम सोचो, मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं। अगर कभी आपने टावर्स देखे होंगे, बड़े बड़े ऐसे टावर देखे होंगे जिनसे हाई वोल्टेज सप्लाई जाती है, तो उन टावर्स पे ऐसे डायरेक्टली वायर आके नहीं कनेक्ट रहते हैं। वहां पर एक आपने देखा होगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ऐसे गोला गोला छल्ले जैसा, चूड़ी जैसा बनाया रहता है लंबा सा, उससे वायर अटैच कराया जाता है और फिर यहाँ पर ऐसे रोटेट करके दूरी बनाते हुए आगे ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन क्या है इसका? ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें इस चैप्टर को समझने में, या फिर इन चैप्टर के समझने के बाद इन सारी चीजों को ही इंजीनियरिंग ने डेवलप किया। नहीं तो वो टावर कंडक्टिंग मटेरियल है और एयर में क्या होती है, फील्ड होने की प्रॉपर्टी होती है, तो वहां से क्या होता, एक एयर फील्ड जनरेट होता और चार्ज इंड्यूस हो सकते थे और आपका जो टावर है उससे आपको करंट लग सकता है। लेकिन इन सारी इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमें थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे खासे इंजीनियर बनोगे। या फिर मेडिकल फील्ड में भी आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने होते हैं, जहां पर हमें बहुत अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए इन सारी चीजों से लेकर। उम्मीद करता हूँ ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होगा। एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो भी विजिबल है और ऑडियो भी ठीक ठाक जा रही है। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। जब मैं यूनिफॉर्म चार्ज वायर कहता हूं, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वायर हम लेने जा रहे हैं जिसपे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सपोज करिए कि हम लोगों ने क्या लिया है कि एक ऐसा वायर ले लिया जिसपे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो, मैं थोड़ा सा वायर को इस तरीके से दिखा दे रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर अंदर चार्ज सपोज कर सकूं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पूरे वायर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वायर है, वायर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? लीनियर होगा कि सरफेस होगा कि वॉल्यूम होगा? बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, ये होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर इस टोटल को अगर मैं क्यू चार्ज दे देता हूं, तो ये क्यू चार्ज इस पूरे वायर पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसकी एक बन जाएगी अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बन जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं लैम्डा से। तो लैम्डा क्या है इस वायर के लिए? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब एक बात समझिए, मैंने अगर आपसे कहा कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब है कि ये डेंसिटी सेम होगी हर एक पॉइंट पे, क्योंकि कैसा वायर था? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर था, एक समान से चार्ज किया गया है, असमान नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ज्यादा चार्ज हो जाए और यहां पर कम हो जाए। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ना, तो अगर यूनिफॉर्मली है तो हर जगह पर जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। चलो, तो आज हमें क्या करना है, इस यूनिफॉर्म चार्ज वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर। तो हम लोगों ने एज्यूम किया एक परपेंडिकुलर लाइन मानते हुए। कैसा हुआ कि एक परपेंडिकुलर, इस वायर से परपेंडिकुलरली एक डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट पर, यहां पर हमने एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किसी पॉइंट
P के नाम से, और इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। ये फॉर्मूला किसके कारण था, पॉइंट चार्ज के कारण था। लेकिन क्या जरूरी है हर जगह चार्ज पॉइंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट चार्ज हर जगह हो इसलिए जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए एक ऐसा चार्ज मटेरियल आ गया जहां पर वो एक वायर के फॉर्म में है और उस पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इस पॉइंट चार्ज अगर नहीं होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें इस पे बात करनी है। तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर एक पॉइंट P है और P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आज इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलो, अगर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं। अगर यहां पर एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं और इसकी लेंथ को मान लेते हैं ये है DL लेंथ का, ये कितना है, DL लेंथ का इसका पोर्शन है। और एज्यूम कर लिया अगर ये DL लेंथ का पोर्शन है तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा DQ, इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, DQ, अकॉर्डिंग टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन में DL लिख सकते हैं आप। तो यहां से DQ का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, DQ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स DL। देखो ये जो D है, इस जो D की हम बात कर रहे हैं, ये D होता है आपका बहुत ही छोटे सेगमेंट को शो करने के लिए। इसको शो करने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटे से छोटे सेगमेंट को शो करने के लिए आपका वैल्यू होता है क्या, D। तो DQ इज इक्वल टू होता है लैम्डा DL। DQ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लैम्डा टाइम्स DL। चलिए बात करते हैं आगे। एक फॉर्मूला आपका यहां से मिल गया तो हम इसे नाम दे दे रहे हैं स्टेप 1 का। चलो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हम लोग बंद कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज आपको समझाता हूं जिससे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आप समझ जाते हो कि हमने पहले ऐसा किया था, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूले को निकाला था, फिर तीसरे फॉर्म को निकाला था, और फिर उन सबको कंबाइन करके हमने एक फाइनल फॉर्मूला निकाला था। इसलिए स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या समझा कि DQ को लैम्डा DL लिखा जा सकता है, जहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो समझो, इस ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के चार्ज के कारण P पर फील्ड कैसा होगा, अभी हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पे इतनी अच्छी खासी डिस्कशन की है, तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर क्या कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल सही, क्या ऐसा होगा, होगा, बिल्कुल होगा। हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से जो P की डिस्टेंस है ये गिवन है x, ये कितनी गिवन है, x, ठीक है x ले लेते हैं या फिर चलो r ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये गिवन है r। इस वाली लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये गिवन है L, ये है L, ये है R, तो आपकी ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विद इन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैंने क्या लगाया यहाँ पर, मैंने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये है आपका हाइपोटेनस, ये है आपका एडजेसेंट और ये है आपका परपेंडिकुलर, या फिर ये है आपका बेस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ये है आपका आधार और ये है आपका लंब। तो हाइपोटेनस क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, L स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, विद इन रूट ऑफ दिस हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर हम हटाते हैं। तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया है, इस बात को मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर नोटिस करो तो इसके कारण इधर जो फील्ड लग रही है, ये फील्ड है DE। ये कैसी फील्ड है, DE। क्या इस DE फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल फॉर्म होंगे दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा आपका x कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा आपका y कंपोनेंट। और अगर मैं नोटिस करूं तो ये एंगल फॉर्म हुआ है थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला है आपका DEX और बॉटम वाला है आपका DEY। वेक्टर कंपोनेंट रूल से हम लिख सकते हैं DEX क्या है, DEX है आपका DE cos थीटा, और DEY आपका क्या है, DEY है आपका DE sin थीटा। देखो DE का क्या मतलब है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इस छोटे स्मॉल सेगमेंट के कारण, इस छोटे से पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, DE है। यहाँ पर
x की डायरेक्शन में dEx है और y की डायरेक्शन में क्या है dEy। इसी dEx और dEy की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और अगर हमने उसे कैलकुलेट कर लिया तो हम निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ dE। कर सकते हैं ऐसा। चलिए कुछ और रिलेशंस बनाते हैं। अगर देखो यहाँ पर L R और थीटा का एक रिलेशन हम बनाना चाहें तो L और थीटा को मैं कुछ कैसे लिख सकता हूं, मैं tan थीटा अप्लाई करूं तो स्टेप टू क्या कहता है आपसे, स्टेप टू कहता है tan थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर जिसे आप क्या कहते हो लंब बटे में आधार। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू R टाइम्स tan थीटा। और अगर मैं R टाइम्स tan थीटा लिख रहा हूं तो जहां जहां पर L है उसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं R टाइम्स tan थीटा। मतलब अगर यहां पर L है तो L की जगह क्या लिखा जा सकता है R टाइम्स tan थीटा लिखा जा सकता है। अगर मैं इसी L को यहां पर डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब छोटे से पोर्शन के लिए बात कर लूं, तो ये हो जाएगा आपका DL। ये हो जाएगा क्या DL इज इक्वल टू R कांस्टेंट है R टाइम्स tan थीटा, और थीटा का हमने क्या किया tan के रिस्पेक्ट में इसको चेंज किया तो ये हो जाएगा d थीटा। तो एक आपको रिलेशन यहां से मिल गया। देखो कितने रिलेशन मिल चुके हैं, एक हमें मिल चुका है dq इज इक्वल टू लैम्डा dl मिल चुका है, L इज इक्वल टू क्या मिल चुका है R tan थीटा मिल चुका है, DL इज इक्वल टू क्या मिल चुका है R tan थीटा और d थीटा। अब अगर हम बात करें DE की तो DE के फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं DE इज इक्वल टू k टाइम्स dq अपॉन इस वाले पॉइंट से, ये अगर हमने इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया है तो इस वाले पॉइंट से P तक की डिस्टेंस, तो विद इन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। देखिए अभी तक में कोई प्रॉब्लम हुई है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये आपका स्टेप 3 हो गया। ये हो गया आपका स्टेप 3, ये हो गया आपका स्टेप 4। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वर्क करेंगे DEx के लिए और DEy के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास फंक्शंस हैं, या फिर आप रिलेट कर सकते हो कि DE की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये है k टाइम्स dq डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये ऐसा फंक्शन बन चुका है। DE को आप क्या कह सकते हैं, DE को आप कह सकते हैं k टाइम्स dq की जगह आप लिख सकते हैं इजिली लैम्डा dl अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये आपको फंक्शन मिल गया है किसका, ये फंक्शन आपको मिल चुका है DE के लिए। अगर हम बात करने जा रहे हैं x कंपोनेंट, मतलब DEx, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो x डायरेक्शन में फील्ड है आपकी DEx। टोटल फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड x की डायरेक्शन में वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ DEx। अगर हमने इंटीग्रेशन सिंबल लगाया है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और DEx की वैल्यू क्या होती है, DEx की वैल्यू है DE cos थीटा। ये मैं लिख रहा हूं स्टेप जो हमने 4 आपका बनाया था, याद हो यहां पर देखिए स्टेप 4 था DEx इज इक्वल टू DE cos थीटा। तो DEx की वैल्यू पे हम क्या लिख सकते हैं DE cos थीटा। चलिए सारी वैल्यूज अब आपको पुट करते जाना है। फिर से इंटीग्रल ऑफ DE क्या है आपका k लैम्डा DL अपॉन में क्या है, देखो समझो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहां पर क्या है आपका cos थीटा का टर्म है, आप cos थीटा एज इट इज लिख दीजिए। फिर एक स्टेप आगे बढ़िए, इंटीग्रल ऑफ, या फिर इंटीग्रल नहीं लगाते हैं। देखिए क्या कुछ टर्म कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, हाँ सर कुछ टर्म कांस्टेंट है। कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट दिख रहा है और लैम्डा कांस्टेंट दिख रहा है। तो k और लैम्डा को बाहर निकाल दीजिए, k और लैम्डा बाहर आ गए। अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है इंटीग्रल ऑफ dl अपॉन में क्या बचा है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्या cos थीटा। अच्छा थोड़ा समझो, मेरी बात को समझने का प्रयास करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये टर्म ही क्यों कांस्टेंट है। अगर मैं पीछे के डायग्राम में जाऊं, देखो अगर मैं इस सेगमेंट को ना लेकर के थोड़ा ऊपर सेगमेंट लेता तो क्या L बदल जाता, बिल्कुल बदलता। क्या थीटा बदल जाता, बिल्कुल बदल जाता। क्या R की वैल्यू बदल जाती, बिल्कुल बदल जाती। इसीलिए
नहीं, आर की वैल्यू नहीं बदलती, एल बदलता, थीटा बदलता, लेकिन आर की वैल्यू ना बदलती। क्या ये वैल्यू चेंज हो जाती, ये वाली पूरी वैल्यू चेंज हो जाती? बिल्कुल चेंज हो जाती। लेकिन क्या के की वैल्यू चेंज होती? के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो पूरी सेम बनी हुई है, वो कभी ना बदलता। क्या इस लैम्डा की वैल्यू चेंज होती? ये कभी ना चेंज होती, क्योंकि हमने एक ऐसा वायर ही लिया है जिसपे क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए मैंने के और लैम्डा को बाहर लिख दिया है। अगर आर अकेला होता, आर एल के बिना होता, तो हम आर को भी बाहर लिख देते, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अब डीएल का भी हमारे पास कुछ फंक्शन है, डीएल का भी हमारे पास क्या है, कुछ फंक्शन है ना। चलो, अब तक हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पाया है? अब तक हम लोग को फॉर्मूला मिला है डीई या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स इज एक्चुअली इंटीग्रल, नहीं इंटीग्रल नहीं अभी है हमारे पास, ये है हमारा क्या, के टाइम्स लैम्डा, और ये है इंटीग्रल ऑफ, किस चीज का इंटीग्रल है आपका, ये डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाई, यहां पर आपको क्या फंक्शन मिला है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए देखिए, पीछे अगर हम जाते हैं, यहां पर हमने यहां पर अगर डीएल का एक फंक्शन बनाया हुआ है, डीएल इज इक्वल टू आर टेन थीटा डी थीटा। एक्चुअली यहां पर टेन थीटा का हो जाता है इंटीग्रेशन, तो उसको आप कैसे लिखते हैं, इसे आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इसे आप कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन थीटा नहीं होगा, यहां पर ये होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और तब होगा आपका ये डी थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर इस डीएल की वैल्यू को आप क्या करिए, यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा के लैम्डा इंटीग्रल ऑफ, डीएल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, डीएल की जगह पे आप लिख देंगे आर टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं, आर टेन थीटा रख सकते हैं। देखिए पीछे हम लोगों ने निकाला है, तो आर टेन थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये होल टर्म हो गया कॉस थीटा। फिर से इसे सॉल्व करिए, ये आपको मिल जाएगा के लैम्डा, और ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर सेक स्क्वायर थीटा ना, तो आर सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को भी इसके साथ लिख दीजिए कॉस थीटा, और ये हो गया आपका क्या हो गया, डी थीटा डिवाइडेड बाई, क्या है ये फंक्शन, ये फंक्शन है आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर समझिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, ये पे यहां पे हो गया के लैम्डा इंटीग्रल ऑफ आर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अगर आप यहां से आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगी वैल्यू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है एक्चुअली आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू सेम होती है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के सेम होती है। तो आपको ये मिल जाएगा के लैम्डा इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ आर अपॉन में आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये किसका लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ये अभी हम लोग निकाल रहे थे एक्स एक्सिस के लिए। आपको यहां से फंक्शन क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के लैम्डा, और ये हो जाएगा अपॉन में R और इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ये आपको मिल गई है फंक्शन किसके लिए, E के लिए। अब अगर आप नोटिस करो कि हम लोग थे मिडिल की लाइन पे, हम लोग कहां पर थे, मिडिल की लाइन पे, फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो अगर यहां से इस वाले फंक्शन की वैल्यू बनाते हैं, ये एक एंगल है इस डायरेक्शन में जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो थीटा वन से, और अगर बॉटम पार्ट को देखते हैं तो ये है दूसरा एंगल जिसे आप रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं थीटा टू से। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं इस वाली लाइन से ऊपर थीटा वन के लिए और नीचे थीटा टू के लिए। तो माइनस ऑफ थीटा टू से थीटा वन के लिए हम इसे क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। माइनस ऑफ थीटा वन से थीटा टू के लिए इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो यहां पर लगा देते हैं माइनस ऑफ थीटा टू से थीटा वन के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन में R, और कॉस थीटा डी थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा साइन थीटा। ये आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक की है, माइनस ऑफ थीटा टू से थीटा वन तक की आपकी लिमिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में R, और साइन थीटा, अब थीटा टू थीटा वन और थीटा टू है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा वन माइनस ऑफ, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा टू विद माइनस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, के लैम्डा अपॉन में R, और ये हो जाएगा साइन थीटा वन, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा टू।
ये थी आपकी EX की वैल्यू, तो EX की वैल्यू आपको क्या मिल गई, EX की वैल्यू मिल गई k लैम्डा अपॉन में r, और ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या फिर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, जो भी आपका मन हो आप उसे उस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा तरीका तो यही है कि आप साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 लिख लीजिए, या फिर आपको जो अच्छा लगे आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको ये एक फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला कैसा मिल गया, इन द टर्म ऑफ r के टर्म में एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल गया। ये किसके लिए, ये EX के लिए, ये हर टाइम पे क्या चल रहा था, EX चल रहा था। अभी हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, y के लिए कैलकुलेट करना है, किसके लिए, y डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y के लिए क्या लगेगा फंक्शन, y में जहां पर अभी तक हम लोग साइन पढ़ रहे थे वहीं पर क्या था, cos था, तो मैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप लेता हूं यहां से, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, EY हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन में r इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ थीटा 2 से थीटा 1, और cos की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। देखिए इस सारे थीटास के जो भी इंटीग्रेशन है और जो भी आपका वैल्यूज है मैंने उसको एक स्लाइड में ऐड कर दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारे फॉर्मुलेज हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, साइन dx है, साइन x dx मतलब साइन थीटा डी थीटा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा आएगा। देखिए प्लस सी तब आता है जब ये इंटीग्रेशन आपका लिमिटेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है ना। अगर हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी है तो यहाँ पर प्लस सी आने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर हम लोग पीछे की स्लाइड पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक लिमिट लगा दिया है, साइन थीटा डी थीटा पे माइनस थीटा 2 से थीटा 1 का लिमिटेशन लगा दिया। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, k लैम्डा अपॉन में r, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक की है, माइनस ऑफ थीटा 2 से थीटा 1 की लिमिट है। ये आपको क्या मिल जाएगा, k लैम्डा अपॉन में r, कॉस थीटा 2 को आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस माइनस ऑफ थीटा, कुछ इसी तरीके से आप लिखेंगे। साइन थीटा का जो फंक्शन आएगा वो साइन थीटा की जो आपकी इंटीग्रेशन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, कॉस थीटा मिलेगी, और कॉस थीटा का आपको ऐसे फंक्शन मिल जाएगा। यहां से आप करेंगे तो ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन में r, और यहां से आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। ये आपको फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, EY के लिए। अगर आपके पास EX और EY के फॉर्मुलेज हैं, अगर आपने EX और EY का फॉर्मूला लगाया है, अब इसे अगर हम लोग लगा दे किसके लिए, E के लिए, इसके लिए लगा दे रहे हैं हम लोग E के लिए, तो जो टोटल आपकी E आएगी, E क्या आएगी आपकी, E आएगा EX I कैप प्लस EY J कैप। I कैप और J कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन। EX की वैल्यू आपको क्या मिली है, k लैम्डा अपॉन में r, और ये है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई कैप, और EY की वैल्यू आपको क्या मिली है, k लैम्डा अपॉन में r, और ये है साइन थीटा 1, साइन नहीं है अब ये है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और आपको ये वैल्यू मिल गई है कुछ इस तरीके। देखिए अगर हम लोग पीछे की स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा था दोनों नेगेटिव में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे EY की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, नीचे की तरफ थी ना। तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आपको क्या मिल गया, Y की डायरेक्शन, और ये हो गया आपका J कैप। ये टोटल फॉर्मूला किसके लिए मिला, ये टोटल फॉर्मूला मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए विद डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इसे वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम बात करें किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, किसके लिए बात करें, इनफाइनाइट वायर के लिए, तो हमारे पास कैसा वायर अब होने जा रहा है, इनफाइनाइट वायर। अब हमारे पास कैसा वायर होने जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ वायर। अगर इनफाइनाइट लेंथ होता है तो हमेशा याद रखना कि कोई भी टर्म फिजिक्स में या मैथ में, कोई भी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव होने का क्या सेंस है कि मान लीजिए अगर मैंने केवल एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि इसकी हाइट क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी हाइट मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी हाइट बड़ी है या छोटी, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि सिंगल लाइन है। बड़ी कहें कि छोटी कहें, किसके कंपेयर में कहते हैं, इसका मतलब एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसके कंपेयर में ये बड़ी हो गई, और एक और दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसके कंपेयर में ये छोटी हो गई।
इसका मतलब फिजिक्स में जितने भी सारे टर्म चल रहे हैं एक्चुअली वो सारे क्या है, रिलेटिव है। उसी तरीके से आपका इनफाइनाइट है, 1 मीटर की डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि ये है एक रिलेटिव टर्म। ये कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। हम किसके रिस्पेक्ट में 1 मीटर की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट बनेगा। मान लो हमारी ह्यूमन की हाइट है 2 मीटर, और हम अपने रिस्पेक्ट में अगर किसी हाइट या किसी ऐसी बिल्डिंग को देखते हैं जिसकी हाइट है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर, तो ये हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग 1000 टाइम बड़ी है, 1000 गुना बड़ी है। और अगर 1000 गुना बड़ी है तो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो हम कहेंगे ये हमारे लिए इनफाइनाइट लेंथ है या फिर इनफाइनाइट हाइट है। सोचो उस बिल्डिंग को कैसे दिखोगे, ऐसे करके देखना पड़ेगा। पूरा आपकी जो आईज हैं और उस बिल्डिंग का जो टॉप पोर्शन है उससे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग इनफाइनाइट लेंथ वायर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ की वायर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा वायर है हमारे पास जिसका जो लेंथ है ये इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है। और सेम अगर हम लोग किसी पॉइंट पी पर बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट हमने आर डिस्टेंस पे क्या एज्यूम किया है, पी एज्यूम किया है, तो इसके लिए जो ये वाला एंगल बनेगा θ1, ये भी 90 डिग्री बनेगा, और जो ये वाला एंगल बनेगा θ2, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, वो भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सोचो कैसे, देखो θ1 कैसे हम देख रहे हैं, ऐसे एकदम करके देख रहे हैं, सोचो कितना एंगल है, 90 डिग्री। θ2 कैसे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करके देख रहे हैं, तो कैसा एंगल है, 90 डिग्री। तो θ1 भी 90 डिग्री बनेगा और θ2 भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर हम यहाँ पर Ex की बात करें तो Ex हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन में r, और ये था आपका क्या, sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये हो जाएगा आपका k लैम्डा अपॉन में r, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये हो गया आपका 2k लैम्डा अपॉन में r, जो वैल्यू है किसकी, Ex की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है Ex की वैल्यू है। अगर हम Ey की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Ey के लिए फॉर्मूला क्या था, Ey के लिए फॉर्मूला था k लैम्डा अपॉन में r, देखो k लैम्डा अपॉन में r, और यहाँ पे क्या था, cos θ2 माइनस cos θ1, यही फॉर्मूला था। और cos θ2 cos θ1 क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको क्या, k लैम्डा अपॉन में r, और ये हो गया cos 90 माइनस cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस 0 क्या मिलना है, 0 मिलना है, तो Ey क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। टोटल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 होगी, सोचो इधर के कारण जो फील्ड लग रही थी कुछ इस तरीके से लग रही थी, x टर्म इधर आ गया, y टर्म ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर वाले के कारण जो फील्ड लग रही थी सारी फील्ड नीचे की तरफ लग रही थी, तो इसका x टर्म इधर की तरफ चला गया और y टर्म नीचे की तरफ चला गया। क्या दोनों ही लेंथ के कारण y टर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल और अपोजिट होंगे, तो Ey और Ey एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और Ex और Ex एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इसीलिए आपकी जो फील्ड है वो 2 टाइम्स हो गई है k लैम्डा अपॉन r के। तो यहां पर जो आपको टोटल फील्ड मिलेगी E, वो आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी केवल और केवल Ex I कैप, क्योंकि y का टर्म क्या हो गया है, 0 हो गया है, Ey j कैप। तो Ex की वैल्यू कितनी है, Ex की वैल्यू है 2k लैम्डा अपॉन में r, 2k लैम्डा अपॉन में r I कैप, प्लस ये है आपका 0 j कैप। तो E की वैल्यू आपको कितनी मिली, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, कितना मिला आपको, 2k लैम्डा अपॉन में r, और ये हो गई आपकी I कैप। आर क्या है, यहाँ पर आर आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस की, इतनी डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला है। जो ये आर है, ये आर हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए वायर से। मतलब अगर सपोज करो कि एक पॉइंट हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आर हम कभी भी नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस आर की हम कभी भी नहीं लेंगे। आर की कौन सी डिस्टेंस होगी जो सही होगी, आर के लिए ये वाली डिस्टेंस हम एज्यूम करेंगे जो सही होगी, और इसी को आप आर लोगे। तो सोचो एक ये वाला पॉइंट लो, एक ये वाला पॉइंट लो, क्या दोनों पर फील्ड सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है आर है वो क्या है, बराबर है। इधर से फील्ड आपकी इस तरफ होगी अगर ये पॉजिटिव है, और इधर से फील्ड आपकी इस तरफ होगी। अगर हम यहीं पर बात करने लगे सेमी इनफाइनाइट वायर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि एक साइड से ये इनफाइनाइट नहीं है। अगर सपोज करो कि एक वायर हमारा कुछ ऐसा हो,
इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से एक इमेज लेते हैं। हमारा कोई वायर ऐसा हो जिसकी एक साइड से ही लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट है, तो हम इसकी ऊपर लेंथ है इनफाइनाइट, नीचे पर ही हम यहाँ से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट एज्यूम कर ले रहे हैं जहां पर हमें क्या निकालना है, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो केवल और केवल देखिए थीटा 1 90 डिग्री बनेगा, थीटा 1 विल रेफर्ड एज 90 डिग्री, थीटा 2 हो जाएगा आपका 0 डिग्री। और अगर थीटा 2 0 डिग्री हो गया तो ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा अपॉन में आर, और सेम फॉर्मूला आप लगा देंगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया आपका के लैम्डा अपॉन में आर, साइन थीटा 1 थीटा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0, ई एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ई एक्स की वैल्यू आपको मिल गई के लैम्डा अपॉन आर, ई एक्स की वैल्यू आ गई के लैम्डा अपॉन में आर। ई वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, ई वाई के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ई वाई आपका हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, और ये आपको वैल्यू मिलेगी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा 2, थीटा 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 0, और यहां से भी आपको इसकी वैल्यू मिल गई के लैम्डा अपॉन में आर, ये है आपका क्या ई वाई, तो ई वाई की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई है, के लैम्डा अपॉन में आर। तो टोटल यहां पर जो आपको फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ई एक्स है आपका के लैम्डा अपॉन आर आई कैप, और ये भी है आपका के लैम्डा अपॉन आर जे कैप। अगर आप इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको ये मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन में आर, और ये है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर, और ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना था, वो था 2 के लैम्डा अपॉन में आर। ये क्या है, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब जिस एक साइड से इनफाइनाइट है दूसरे साइड से इनफाइनाइट नहीं है। सोचो बुर्ज खलीफा आपने सुना है ना, बुर्ज खलीफा से अगर हम नीचे खड़े हो जाएं, जो बिल्डिंग है बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो अगर आप नीचे खड़े होकर के उसके टॉप मोस्ट बिल्डिंग को देखो, टॉप मोस्ट एकदम देखो, तो कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि आप यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो और बॉटम से 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसको एज अ सेमी इनफाइनाइट वायर आप एज्यूम कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग मटेरियल, जो जहां पर चार्ज वायर हमने लिया था, उसके हेल्प से हमने इनफाइनाइट वायर, नॉर्मली वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर तीनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मुलेस को अच्छे तरीके से समझा, पूरा डेरिवेशन समझा, और उस फॉर्मुले को आप बिल्कुल लिख लीजिए। जो भी फॉर्मुला आया है आप उस फॉर्मुले का एक पेज बनाइए और उस पेज में सारे फॉर्मुले नोट डाउन करते चलिए। लास्ट टाइम में फॉर्मुला रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से कल इसी टाइम आपसे, और फिर से डिस्कस करेंगे कुछ नया टॉपिक है, कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके के साथ। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।